बहुत बहुत वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। वैसे तो आप में से बेशतर लोग इस वक्त पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ का मैच ही देख रहे होंगे और उसी को लेके सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे। लेकिन आज जिस तरह पाकिस्तान टीम जो है उसकी बैटिंग फ्लॉप पे खिलाड़ी जो आउट हुए, एक तरफ तो वो मंजरनामा है जो आज इस प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान की टीम सिर्फ 170 रन पे आउट हो गई। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब ने जो अपनी टीम को मैदान में उतारा है उस पर बात करेंगे। लेकिन अगर क्रिकेट को देखा जाए तो बैटिंग ने एक दफा फिर मायूस किया। चैंपियंस ट्रॉफी जिसको मिनी वर्ल्ड कप कहा जा रहा है, उस पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान का ओवल में एक इंतहाई अहम मैच इस वक्त चल रहा है। 170 पाकिस्तान की पूरी टीम आउट होगी सिवाय 2 प्लेयर्स के। कोई प्लेयर जो है वो डबल डिजिट तक पहुंच ही नहीं सका। आप हमारे साथ देख भी रहे हैं उनके आउट होने के मनाजिर, लेकिन हमारे साथ जो हस्ती मौजूद है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की कौम का बड़ा इंटरेस्ट है कि वहां पाकिस्तान कहां स्टैंड करता है और किस हद तक जो हम उम्मीद कर सकते हैं कि एटलीस्ट पाकिस्तान इंडिया का नेक्स्ट वीक का मैच जो है पाकिस्तान जीत जाएगा। अब्दुल कादिर साहब बहुत बहुत वेलकम। सर, ये बैटिंग तो फिर फ्लॉप हो गई। कोई नई बात नहीं है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो हमारी बैटिंग की है वो तो आज की नहीं है, कई सालों से हम देख रहे हैं। हमारी टीम जो है जिस दिन उनका दिन होता है बैटिंग के अंदर, जब वो चल जाते हैं तो फिर वो तो किसी टीम के लिए भी खतरा होते हैं। अदरवाइज तो जब इसी तरह के क्रंच मैचेस आते हैं, बड़े मैचेस आते हैं, वर्ल्ड कप के साथ लग जाता है, तो उसमें अमूमन ऐसा होता है। इसके ऊपर एक जो थोड़ा बहुत काम है वो होना चाहिए, क्योंकि मैं ये एज ए क्रिकेटर फील करता हूं कि जब प्रेशर गेम होती है तो उस प्रेशर गेम में जो एक्सपेक्टेशन आवाम की होती है इन लोगों के साथ, इस टीम के साथ, वो ये डिलीवर नहीं कर सर, ये नेक्स्ट वीक पाकिस्तान इंडिया का मैच तो खैर बहुत ही प्रेशर वाला होगा और हमने जो रिकॉर्ड देखा है पिछले कई अरसे में, पाकिस्तान इंडिया से हमेशा इस तरह क्रूशियल मैचेस हारा, खासतौर वर्ल्ड कप में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जितने बिग ओकेजन्स के ऊपर मैचेस आए हैं तो हम लोग इंडिया से भी हारे हैं। तो मैं एज ए क्रिकेटर ये अच्छी एडवाइस कर सकता हूँ जितनी भी अथॉरिटी है कि इनके अंदर बैटिंग बॉलिंग ये इनको आती है, इसमें कोई कमी नहीं है। ये एक हेड में स्टील होना चाहिए, जो कॉन्क्रीट किस्म का एक दिल होना चाहिए, एक थोड़ा सा जज्बा माइंड के अंदर डालना चाहिए, एक तूफान भरना चाहिए। फिर एक जिम्मेदारी जो एक ऐसा लफ्ज़ है वो हर बंदे को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए कि ओपनर है तो उसको एक पैशन, एक एंथुजियाज्म, डिटर्मिनेशन के साथ जाना चाहिए कि 10 ओवर जो है। आज के मैच में कौन सा बंदा है जो ये कहे कि बॉलिंग ने उड़ा के रख दिया? सबने गलत शॉट मारे। आप तरह राइट फ्रॉम द ओपनर देख लें, ऑफ टर्म पे बॉलिंग जो है उससे आप सेटिस्फाइड है? 2 विकेट बड़ी अर्ली नहीं पाकिस्तान ने? नहीं, बिल्कुल। बॉलिंग तो हमारी पाकिस्तान की इस वक्त जो बॉलिंग है वो तो दुनिया में किसी के पास इस तरह की बॉलिंग नहीं है। यानी मैं एज ए बॉलर फील करता हूं कि 170 रन बहुत रन है इस विकेट के ऊपर। अगर मैं एज ए स्पिनर इस दौर में खेल रहा होता तो मैं तो इनके ऊपर, मुझे तो पता है कि 170 हम रन जो है 50 ओवर में हम इसको ये नहीं कर सकते कि पाकिस्तान अभी भी इन है इस मैच में। बिल्कुल इन है, क्योंकि बॉल अगर सिलियां लेके बॉलिंग की जाए, देखिए वन साइडेड तो ऐसे लगता है ना, 120 रन रह गए तो ये हम जीत तो नहीं सकते। इस पे हम इस पे तभी जीत सकते हैं जब हम उनको अटैक करें, सिली में डाउन रखें। एक विकेट वेस्ट इंडीज की जो पूरे मैच को बैलेंस कर दे इस वक्त। देखिए जैसे गेल है, गेल अगर आउट हो जाता है तो उसके बाद एकदम प्रेशर आएगा मिडिल ऑर्डर के ऊपर। अब मिडिल ऑर्डर में 2 खतरनाक उनके प्लेयर है, पोलार्ड है और ब्रावो है। अगर उनमें से एक विकेट जो है वो गिर जाती है तो फिर वो सिंगल हैंडल जो प्लेयर रह जाएगा वो एक आध हिट गलत मारेगा और उसमें वो आउट भी हो सकता है। तो गेम तो अभी भी पड़ी हुई है, लेकिन वो जो जज्बा नजर आना चाहिए ना बॉलिंग के अंदर। कैप्टनसी का क्या म्यार है पाकिस्तान में? क्योंकि ऑब्वियसली जज्बे और डिसिप्लिन लाना और जिस तरह की जो बातें आप बता रहे हैं कि टीम में फाइटिंग स्पिरिट हो, वो तो अच्छी कैप्टनसी के बगैर नहीं होती। अब्दुल कादिर साहब नहीं, लेकिन देखो कैप्टन ने तो आज भी निभाया, 96 उसने कर दिया। अब देखिए उसमें तो नासिर जमशेद ने एक गलत शॉट मारा जो कि उसको 50 करने के बाद एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी और आगे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो उसने तो मैं समझता हूं, क्या एक्सपेक्टेशन आपकी एज अ एनालिस्ट इस मैच नहीं, इस वक्त तो देखिए इस मैच के अलावा मैं चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की बात कर रहा हूं। मतलब फाइनल में तो ये है, मैं ये समझता हूं कि जो श्रीलंकन इंडियन पाकिस्तानी, वैसे तो जो विकेट्स वहां पे है वो तो इंग्लिश कंडीशन को अमूमन कहा जाता है कि वहां बॉल, लेकिन हमारी बॉलिंग को सूट कर रही है। मैं वही कह रहा हूं कि वो बिल्कुल इस वक्त एशियन टीमों को वो जो विकेटें आजकल बन रही है, 300 के ऊपर 300 हो रहा है। यानी कि आप परसों का मैच देख लें कि इंडिया ने 333 तो उन्होंने भी 300 कर दिया। यानी बैटिंग पैराडाइज विकेट ऐसी विकेटों के ऊपर। लेकिन आज तो आई थिंक बारिश की वजह से खुनकी और बॉल में स्विंग है नहीं, पर किस बॉल ने ऐसा बॉल हुआ कि जिसपे हम कहे कि यार वो ऐसा अनप्लेएबल बॉल था? नहीं, अब देखो गेल जैसा बंदा अभी तक खेल रहा है तो लेफ्ट करके छोड़ के खेल रहा है। चांस क्या है? बस आखिरी मेरा आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान का फाइनल में क्या चांस है? नहीं, फाइनल में तो अभी तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आज का मैच भी जो है परफॉर्मेंस जो आप टीम की जो आप स्ट्रेंथ देखते हैं।
मैं तो कहता हूं ऑन पेपर अगर ये हार भी जाते हैं तो तब भी मैं पूरी दुनिया से बहस कर सकता हूं कि हमारी बैटिंग एंड बॉलिंग जो है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट में बात कर रहे थे व्यूअर्स। लेकिन आज पाकिस्तान की टीम तो 170 पे आउट हो गई, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है अपनी काबीना, अपनी टीम को मैदान में उतार दिया। काबीना में जो अहम तरीन वज़रा हैं उनमें चौधरी निसार अली को एज यूजुअल जो हम सोच रहे थे उस तरह वजारत दाखिला मिल गई है, साख डार को खजाना, शाहिद खान अब्बासी को पेट्रोलियम व कुदरती वसाइल, एहसन इकबाल को मनसूबाबंदी, ख्वाजा आसिफ को बहुत ही ऑकवर्ड मिनिस्ट्री मिली है, बड़ी चैलेंजिंग, पानी और बिजली की। परवेज रशीद साहब जो है इत्तलात और नशरियात के वफाकी वजीर, इसके अलावा और इसी तरह मुशीरान भी हैं और दूसरे वजीर भी हैं। जो काबीना के तारिक फातमी साहब हैं वो अमूर खारजा तो उनको नहीं मिला, लेकिन वो मावन खसूसी ज़रूर है प्राइम मिनिस्टर के, और इस हवाले से वो बात करेंगे और उनको मशवरे देते रहेंगे। वजारत खारजा और वजारत दिफा जो है वो नवाज शरीफ साहब ने पास रखी है। इनकी काबीना के ऊपर, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं हम बात करेंगे। नन अदर देन एयाज मीर साहब, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिक्स में भी रह चुके हैं, उनके साबिक कोलीग्स के मुताबिक उन्हीं से पूछ रहे हैं। एयाज साहब बहुत वार्म वेलकम। ये जो काबीना ने हल्फ उठाया, आपके ख्याल में ओवरऑल अगर इसका तजिया किया जाए तो जो मौजूदा मुल्की हालात हैं इसमें वो शख्सियात मियाँ साहब ने उतार दी हैं मेरिट के ऊपर जो इस चैलेंज को फेस कर सके, खासतौर पर एनर्जी क्राइसिस और दाखिला का मसला? ये देखिए ना, जो इनके पास जो इनके फ्रंट रैंकर्स थे और जिनके बारे में मीडिया में स्पेकुलेशन भी हो रही थी, वही एक्सपेक्टेड नाम हैं और वही सामने आए हैं और यही ऑब्वियस चॉइसेस थे जी। इनके जो सीनियर और एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, अब इसहाक डार ही इनके पक्के हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने ही आना था। अमूर खारजा हमेशा नून लीग साबका अदवार में भी ये इनका थोड़ा सा कमजोर विकेट रही है और इस पे कोई साबका अदवार में भी कोई इतने मिसाली लोग यहाँ पे कोई मेटरनिक या टॉलेरॉन नहीं आए, तो इस दफा भी इन्होंने अपने पास रखा है। ये इनका एक थोड़ा कमजोर एरिया है, बाकी एक्सपेक्टेड नाम है। या साहब, ये परसेप्शन जो उभर के आ रही है, ये हो सकता है र्यूमर्स ही हो के क्योंकि वजीर खारजा जो है वो सैंडविच हो जाता है बिटवीन GHQ एंड अमेरिका, तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो है इसलिए मियाँ साहब ने जो है वो अपने पास ही वजारत खारजा रखी कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, प्राइम मिनिस्टर को तो नहीं बुला सकता ना GHQ। ये परसेप्शन ठीक है या आप समझते हैं फजूल सी बात है ये? नहीं देखें, आखिर कोई तकड़ा वजीर आजम हो, बहुत ये फुल टाइम जॉब है, ये कोई पार्ट टाइम जॉब तो है नहीं जी। अब अगर स्पेशल असिस्टेंट फातमी है तो फिर जाहिर है, और प्राइम मिनिस्टर ये हैं तो छोटे छोटे अमूर में प्राइम मिनिस्टर तो वहां वो ऐसे नहीं कर सकेगा। वो जहाँ जिन पहलुओं पे उनको नजर भी, कई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स होते हैं और होते हैं, हर जगह नहीं जा सकेंगे। फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान को एक चाहिए, ये कोई सैंडविच वाली बात नहीं है। और यही है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, वो अगर रेजिस्ट नहीं कर सकती तो फिर और कहां से हम लाएंगे? कहीं मरीक से हम लाएंगे जो गवर्नमेंट होगी, ऐसे नहीं। पर यहाँ इनके पास कोई ऑब्वियस चॉइस थी नहीं। इनका जो सारी जो आप इनका जो रैंक जो आप इनकी देख लें, कोई ऑब्वियस फॉरेन पॉलिसी का, फॉरेन अफेयर्स का आदमी था नहीं, तो इसलिए ये मेरे ख्याल अमरे मजबूरी किया गया। बस या साहब एक बात और बता दीजिए कि जैसे कि ये पानी और बिजली का मसला है, ख्वाजा आसिफ साहब आए, अब वो जिस तरह इलेक्शन से पहले की परसेप्शन थी कि शायद कोई एक 1.5 से 2 साल में बिजली का मसला हल हो जाए, अब जो उसके बाद हमने मियाँ साहब की तकरीर सुनी वो बड़े फक्रमंद नजर आते हैं। इस हवाले से उन्होंने कहा कि वो डेट भी कोई नहीं दे सकते, तो ख्वाजा आसिफ के लिए कितना ये कोई एक इम्पॉसिबल टास्क है इन 5 सालों में बिजली प्रोड्यूस करना, या आप समझते हैं कि नहीं वो उनमें ये टैलेंट है? क्योंकि आपने उनको भी बड़ा करीब से देखा है, आपके कोलीग भी रहे हैं वो असेंबली के अंदर। ख्वाजा आसिफ में है वो कैलिबर के वो इस चैलेंज को कर सकेंगे या चैलेंज ही उनसे बियॉन्ड है? नहीं, ख्वाजा आसिफ जो है केपेबल आदमी है। अब वो पता नहीं इस मसले को, बहुत सारे केपेबल आदमी टास्क ऐसे होते हैं, कर सकता है नहीं कर सकता, इस चैलेंज के ऊपर उतरते हैं, वो तो हम देखेंगे जी। पर PML नून की जो इनका जो इनके फ्रंट बेंचेस हैं उसमें से काबिल आदमी है। एक इन्हें थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा, ये ख्वाजा आसिफ मियां मंशा के बड़े करीब हैं जी। अब ये ना हो कि वो जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो हर वक्त उनके कान में वो करते रहे, इनको अपने डिसीजंस लेने चाहिए। जितना भी सक्सेसफुल कैपिटलिस्ट हो वो बहरहाल सरमायादार होता है और अपने इंटरेस्ट और एक खास जाविये से इन बड़े अमूर को देखता है। तो ये हमें थोड़ा देखना चाहिए कि कौन से हंगामी, अर्जेंट, इनकलाबी कदम लेते हैं जिससे ये मसला जो है, जो मेरे ख्याल एक टेररिज्म है और एक लोड शेडिंग है, यही दो तो बड़े मसले। मैं उसी पे आ रहा था आपके साथ कि चौधरी निसार जो है बहुत सीजन पॉलिटिशियन, बहुत सीनियर
केपेबल आदमी है मुस्लिम लीग नून के, उनको वजारत दाखिला दी गई है। लेकिन चौधरी निसार के हवाले से एक बात यह भी है, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी का बड़ा मसला रहता है ना सिर्फ मीडिया को बल्कि उनकी अपनी पार्टी को भी, वजारत दाखिला की जो जॉब है आपको लगता है कि चौधरी निसार साहब जो है वो उसको उसी तरह उसके मेरिट पे निभा पाएंगे उनकी अपनी पर्सनैलिटी की कॉन्स्टिट्यूएंस को देखते हुए? देखिए, वजारत दाखिला का ये मतलब नहीं है कि वो नेशनल सिक्योरिटी के जार या उन सबसे बड़े आदमी होंगे। जैसे हमने देखा कि वजारत दाखिला का काम क्या रह जाता है, फ्रंटियर कोर वगैरह हैं, डायरेक्टली, और इस्लामाबाद की पुलिस रह जाती है, और ऐसे FIA वगैरह ये आते हैं, ये पता नहीं ज्यादा CDA के मामलात में ज्यादा उलझ ना जाएं। तो इंटीरियर मिनिस्टर वो नहीं, वो जो हमारा तस्वुर है कि तमाम सिक्योरिटी इंटरनल उसके हाथ में, वो ऐसे होता नहीं। राइट। बहुत शुक्रिया अजमीर साहब। आज जो नवाज शरीफ साहब की जो नई काबीना है, पहली काबीना, उसने हलफ उठाया, उस पर वो अपनी राय दे रहे थे और बिलअमूम उनका कहना यही है कि टास्क चैलेंजिंग है, लेकिन लोग जो हैं नवाज शरीफ साहब ने इंट्रोड्यूस किए हैं वो इस मेंटर के हैं कि वो इस चैलेंज को फेस कर सकते हैं। वैसे आबिद शेर अली साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेनेटर सईद गनी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आरिफ अलवी साहब मौजूद हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं अगर सबसे माजरत करके पहले आरिफ अलवी साहब के पास चला जाऊंगा, अपने प्रोड्यूसर आरिफ अलवी साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल। आरिफ अलवी साहब, परसेप्शन तो ये था जावेद हाशमी साहब की स्पीच से पहले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही रियल ऑपोजिशन होगी, लेकिन जो मखदूम अमीन फहीम साहब ने स्पीच की और उसके बाद जो हाशमी साहब ने स्पीच की, वो कुछ बहुत से लोगों के नज़दीक जो है हाशमी साहब की स्पीच अभी तक उनको आपकी पार्टी को अगर वो लीड करे एज अपोजिशन लीडर तो अपोजिशन की कोई नजर नहीं आई तरंग उनके अंदर। अगर मैं आपको आपने सुना ही होगा जिसमें उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को आज भी अपना कायद कहा, अगर हों भी तो सूट नहीं करता अपोजिशन लीडर के मुंह से इस तरह की बात। लोगों का ये परसेप्शन है, पार्टी ने इसको किस तरह लिया है? जी, मैं समझता हूं कि लोगों ने इसको परसीव उस अंदाज से नहीं किया और हाशमी साहब ने उस अंदाज से नहीं कहा। मेरा ख्याल है जो वो चाहते थे, वो एक ब्रिज बिल्ड करना चाहते थे और उनका क्योंकि वो मुस्लिम लीग नून छोड़कर आए थे तो ये बात कहना चाहते थे कि नवाज शरीफ साहब उनके लीडर हैं और इस माना करके कि पाकिस्तान के अंदर एक कोऑपरेटिव अंदाज से चलना है, तो उन्होंने शायद उसी मिजाज से वो बात कही, मगर इसका इंटरप्रिटेशन बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज से लिया। बट स्पिरिट, बेसिकली मैं स्पिरिट को देख रहा हूँ, स्पिरिट उनकी यही थी कि अब कोऑपरेट करके चलेंगे। मगर सुने, अपोजिशन के एतबार से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दो बातें बहुत क्लियर कट तय की हैं। मुल्क के ऊपर इतने मसाइल हैं कि हम ये समझते हैं कि बड़े मसाइल के अंदर हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। लेकिन आरिफ साहब, मैं कलामी वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने जो पहली स्टेटमेंट दिया आपके खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने, जो मुल्क का सबसे बड़ा मसला है एनर्जी के साथ साथ या एनर्जी से बढ़ के दहशतगर्दी है, उसमें तो आपने जो है वो ऑब्जेक्टिव इतना बड़ा दे दिया है, सेट कर दिया स्टैंडर्ड ताउन का नून लीग के लिए कि जो इनके लिए अब अगले साल तक भी, क्या एक साल के 100 दिन का, एक साल तक भी निभाना शायद कई साल तक मुश्किल हो जाएगा। आप लोग ये कह रहे हैं कि ताउन करेंगे अगर मरकजी हुकूमत ड्रोन्स रुकवा दे, तो ये तो ऐसा टास्क है जो आप भी फेडरल गवर्नमेंट पूरा नहीं कर सकते, तो ताउन जो आपने करने की कंडीशन लगाई वो भी इम्पॉसिबल है। आरिफ अलवी साहब, जनाब यारी, मैंने तो कोई कंडीशन नहीं लगाई, ये तो मुस्लिम लीग नून खुद अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहते रही है कि ड्रोन रुकवाएगी। यानी अच्छा, मैंने कोई इजाफी कंडीशन, कोई जो चीज उनके मैनिफेस्टो में है जिसका वो बार बार कहते रहते हैं, जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान का यानी यूनिटी है, वो ये है कि हमारी सॉवरेनिटी की खिलाफ वर्जी नहीं की जाए, तो मैंने तो कोई कंडीशन नहीं लगाई, ना परवेज खटक साहब ने कंडीशन। तो फिर आप ये मुतालबा करें, ठीक है? यानी अगर हम अब उनके मैनिफेस्टो की बात करें तो आप ये कह रहे हैं कि हमने कंडीशन लगाई, हमने तो कोई नहीं लगाई। ठीक है। आबिद शेर अली साहब, बात तो फिर सामने ही है कि पाकिस्तान तहरीक, पहली बात तो मुझे बता दीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप अपनी रियल ऑपोजिशन समझेंगे अगले 5 साल, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, या दोनों को, और किस बुनियाद पे? जी, कामरान साहब, जो मुल्क जिन क्राइसिस से गुजर रहा है, ऑपोजिशन और हुकूमतों का खेल तो चलता रहता है, लेकिन पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम जो उम्मीदें लगाकर हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठे हैं, कोई KPK में हुकूमत कर रहा है, कोई सिंध में है, कोई बलूचिस्तान में कोलिशन गवर्नमेंट है, कोई पंजाब में है, तो ये पाकिस्तान के लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं इस पार्लियामेंट के साथ, और पार्लियामेंट को इस वक्त पर डिलीवर करना होगा। जो पिछली पार्लियामेंट और हुकूमत ने, मैं कहूँगा जो पीछे हुकूमत ने किया सो हुआ, लेकिन जिन उम्मीदों और तवक्कुआत के साथ पाकिस्तान की 18 करोड़ अवाम ने पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी को जिस तरह वोट दिए हैं,
तो ये अब हमारा फर्ज बनता है कि खेल तो चलते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, ऑपोजिशनें होती रहेंगी, आके बैठकर एक टेबल पे बैठकर मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी जो मसाइल हैं उनसे निकालना होगा, जो हमारी आलमी बरादरी के आबिद साहब वो जो निकालना होगा उसमें आरिफ अलवी साहब ने कहा कि आपने जो वादे किए उनको, तो उनका टॉप वादा आपका ये था मंशूर में कि ड्रोन्स रुकवाएंगे, इसके अलावा बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से मंशूर में 2 साल का लिखा हुआ है। तो अब अगर उससे आप इधर उधर होंगे तो फिर तो तहरीक इंसाफ जैसी अपोजिशन जो है वो तो शोर मचाएगी खैर पख्तूनख्वा में। हो रहे हैं मेरे भाई, आपको किसने ये कह दिया कि हम इधर उधर हो रहे हैं? हम चाहते हैं कि जो हमारी खारजा पॉलिसी है, जिसमें इस वक्त जो ड्रोन अटैक्स हैं, जो पाकिस्तान के लोग हजारों हमारे फौजी, हमारे सिविल सोसाइटी के लोग जो शहीद हो चुके हैं, हमें मिलकर बैठकर एक पॉलिसी वजह करना होगी जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड हों। उसके बाद हम चाहते हैं कोई ऐसी हिकमत अमली के साथ हम तमाम, मियां नवाज शरीफ साहब ने तो उस दिन कहा अपनी तकरीर में कि ड्रोन नहीं होने चाहिए, हम चाहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इस इशू पर सियासत नहीं करनी चाहिए, एक जामिया हिकमत अमली के साथ जो फिर फेस करने पड़ेंगे चैलेंजेस। अच्छा मेरे साथ ही रहिए आबिद साहब, मेरे साथ रहिए, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठा दिया। आरिफ अलवी साहब आप हंस रहे थे उनकी बात पे, इतनी सीरियस बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक जॉइंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आप हंस रहे हैं इस बात। आरिफ साहब क्या वजह थी हंसने की इतनी खास? नहीं, मैं इस बात पर नहीं हंसा, मैं इस बात पर नहीं हंसा, मगर ये जब आपसे वो कह रहे थे कि जनाब हम तो अपने इधर उधर तो नहीं हो रहे अपने मैनिफेस्टो से, उस पर मैं हंस रहा था कि उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो इधर उधर नहीं हो रहे। और आप इस इशू के हवाले से देखिए, मैं अल्फाज के अंदर मानी तलाश करता हूं। नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर के दौरान ड्रोन्स का जिक्र नहीं किया मगर दहशतगर्दी का किया वो है। और मैं समझता हूं कि मुमकिन है वो अपने आप को ये वक्त देना चाहते हो कि पब्लिक स्टांस लेने से पहले कोई इनसाइड डिप्लोमेटिक अंदाज से इस बात को प्रूव करें कि भाई अब ड्रोन हमले नहीं होने चाहिए। तो देखो अभी तो चंद दिन हुए हैं, वी शुड गिव फुल मार्जिन। देखो ये पाकिस्तान का मामला है, मैं तो आपसे कह रहा हूं बहुत सारी बातें नहीं। आरिफ अलवी साहब मैं तो आपसे यही कह रहा हूं, लेकिन जब पहला ड्रोन हुआ तो आप ही के खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने मार्जिन देने से इनकार कर दिया। उन्होंने स्टेटमेंट दे दी असेंबली में खड़े होकर कि अगर आज हमारी हुकूमत होती फेडरल में तो ये ड्रोन ना गिरता। चलो उसमें मैं आऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा सेंटर। मैं तो आपसे मार्जिन मांग रहा हूं नून लीग के लिए, उनकी हुकूमत अभी स्टार्ट हुई है, जिस तरह आपको मार्जिन मिलना चाहिए है मार्जिन जनाब। खट्टर साहब से भी कह रहा है। अब गनी साहब के पास जाऊंगा, ठीक है। गनी साहब लग तो ऐसे रहा था कि खैर जावेद हाशमी साहब जो अपोजिशन लीडर साबित होंगे, लेकिन बहरहाल उन्होंने नवाज शरीफ साहब को आज भी अपना कायद तस्लीम करते हुए वो जो है जो सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया। उसके बाद मखदूम अमीन फ़हीम साहब की जो स्पीच थी, बहुत से पैराओं में अपोजिशन लीडर की स्पीच थी, लेकिन थोड़ी नेगेटिव हो गई। मतलब उन्होंने ये कह दिया मुबारकबाद देते हुए मियां नवाज शरीफ साहब को कि साथ साथ एजेंसियों को भी मुबारकबाद दे रहा हूं और एक इदारे को भी मुबारकबाद दे रहा हूं। ये इदारा कौन सा है और एजेंसियां, और ये कहने की क्या जरूरत थी ऐसे मौके पर जब मियां नवाज शरीफ ने आपका साथ दिया 5 साल तक, इस लिहाज से कि कोई मिलिट्री टेक ओवर में उन्होंने इंडिकेशन नहीं दिया साथ देने का, या मिलिट्री टेक ओवर तो नहीं कहना चाहिए, वो तो इंडिकेशन ही हमारे सामने, लेकिन कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तरफ नहीं वो लेके गए आपके 5 साल दौर को। जी कामरान, एक बात की तो मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के भी अगले जो 5 साल तो हुकूमत के रहेंगे, पीपल्स पार्टी भी कोई गैर आइनी रास्ता इख्तियार नहीं करेगी PMLN की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए या कमज़ोर करने के लिए। दूसरी बात, जो मखदूम साहब की तकरीर का तस्करा कर रहे हैं, आप भी जानते हैं कि मखदूम साहब इंतहाई मोहतात आदमी हैं। उनकी जबान से कभी भी कोई ऐसा लफ्ज नहीं निकलता जो जिसमें कोई वजन ना हो। जी तो पूछ रहा हूं, उसका वजन ही तो जान रहा हूं आपसे। उन्होंने अगर कोई बात कही है तो मैं समझता हूं कि उनके पास ज़रूर उसके कोई शवाहिद मौजूद होंगे। और एक मिसाल उन्होंने दी ज़रूर, उन्होंने कहा कि सिंध में जो 10 जमाती इत्तेहाद बना है वो आज की IJI है, और अगर किसी से उन 10 जमातों के नाम पूछें तो शायद आपको कोई नाम भी नहीं बता सकेगा। तो उन्होंने इशारा दे दिया था। और वो कौन सा इदारा है, वो कौन सा इदारा जो मुबारकबाद का मुस्तहिक है एक्स्ट्रा? नहीं, उन्होंने तो कहा ना कि मैं एजेंसियों को देता हूं। नहीं, एजेंसियों के अलावा भी कहा ना एग्जैक्टली मुबारकबाद। तो देखिए, मैंने आपसे कहा कि मखदूम साहब ने बात की है तो उनके पास शवाहिद जरूर होंगे, और ये बात मैंने भी पहली मरतबा उनके मुंह से सुनी। चले आप भी उनसे, आप उनकी पार्टी के मेंबर हैं, आप उनसे पूछें जुर्रत करके, हमें भी तो बताया ना इतना कंफ्यूज स्टेटमेंट ना जी। मुझे वैसे बहुत कुछ पता है कामना, बता देना, आवाम का राइट है जानना, राइट इन्फॉर्मेशन है जी। जी मैं आपको बता रहा हूँ ना। दूसरी बात एक ज़हन में रखें आप कि हमने जब इलेक्शन के नताइज आए तो उस वक्त भी कहा कि हमारे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम समझते हैं कि इलेक्शन फेयर नहीं हुए, लेकिन हम मैंडेट को तस्लीम करेंगे, हम मियाँ साहब की हुकूमत बनने देंगे, हम उस पर कोई एहतजाज नहीं करेंगे। हम ये चाहेंगे ज़रूर
कि जो कुछ इंतखाबात में हुआ है वो लोगों के सामने आए ताकि कौम को पता चले। ठीक है, मुझे ब्रेक में जाना है गनी साहब, लेकिन वापस आऊंगा तो आबिद शेर अली साहब से मैंने एक चीज पूछनी है कि मियां नवाज शरीफ आजकल खासे, मुझे बात पूरी करने दीजिए जी। मैं कह रहा हूँ ब्रेक जी कर लें, बात पूरी करने जी करें। मैं सिर्फ गुजारिश आपसे ये कर रहा हूँ मेरे भाई, जो दूसरे इदारे की बात है, तो सेनेट में आज से 2 महीने पहले से मैंने ये बात कहना शुरू की कि अदालतों में बैठे हुए चंद लोग पीपुल्स पार्टी को इलेक्शंस में खराब करने पर तुले हुए हैं। और जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने जाकर रिटर्निंग अफसरान से खिताब फरमाया, वो ना सिर्फ गैर अखलाकी था बल्कि गैर आईनी भी था। ये उनका कोई इस्तेकाक नहीं बनता था कि वो रिटर्निंग अफसर से जाके खिताब करें। वो मुल्क के छोटे छोटे शहरों में गए, उनको बुला के उनसे मुखातिब हुए और उनसे बातें की। तो मैं समझता हूं कि अदालतों का बहुत किरदार है। गनी साहब, आप ये एक्सटेंशन की बात चल रही है, मेरी बात सुन ले सर, बात चल रही है एक्सटेंशन की चीफ जस्टिस की, एज अ पार्टी आप उसको इंडोर्स करेंगे? बस ये सवाल का जवाब यस और नो में दें तो मैं फिर ब्रेक लूंगा, फिर आबिद शेर अली साहब के पास जाऊंगा मैं। मेरा ख्याल है जब ये हो जाएगा और जब उसके असबाब आएंगे कि क्यों दी गई, तो फिर मैं इस पर बात करूंगा। नहीं, मैं कह रहा हूं उसको आप वैसे इंडोर्स करते हैं या नहीं करते नजरियाती तौर पे कि चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए दिसंबर के बाद? देखिए, जो ग्राउंड वो उसमें दे रहे हैं ना, जिस तरह वो पिटीशन फाइल हुई है और जो उसमें रीजनिंग दी गई है, उस पर तो मैं उसको मुस्तरद करता हूँ। मुस्तरद करते हैं। आबिद शेर अली साहब से पूछेंगे जब वापस आएंगे, और आरिफ अलवी साहब से भी बेसिकली कि मियां नवाज शरीफ साहब खासे फिक्रमंद नजर आ रहे हैं आजकल। हम उनके विजुअल्स देखते हैं, बॉडी लैंग्वेज, और परसेप्शन ये उभर रहा है नून लीग की तरफ से कि मुल्क का खजाना जो है वो खाली है, तबाही मच चुकी है, और ऐसे हालात में हुकूमत आई है कि शायद अगले कई साल तक जो है मुल्क में जो है वो जो करना चाह रहे हैं शायद वो विजन इंप्लीमेंट ना हो। वो किस हद तक बात सही है ये परसेप्शन, इस पर बात करेंगे आबिद शेर अली साहब और बाकी पैनलिस्ट से वापस आते एक ब्रेक के बाद। बहुत वार्म वेलकम। पाकिस्तान में आज एक तो चैंपियंस ट्रॉफी का मैच हो रहा है, आप देख ही रहे होंगे, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ का मुकाबला हो रहा है, लेकिन आज मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है अपनी टीम को पहली दफ़ा मैदान में उतारा है। वफाकी वज़रा मशीर जो है वज़ीर मुमलिकत, उन्होंने आज से चार्ज संभाल लिया है। इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं जिनमें पानी बिजली की है, दाखिला की है, इनके वज़ीर जो है वो आज हमारे सामने हैं। चौधरी निसार जो है वो लीड कर रहे हैं वज़ारत दाखिला को, जबकि ख्वाजा आसिफ जो है पानी बिजली और एनर्जी की क्राइसिस जैसे बड़े चैलेंज को वो देखेंगे। ऑब्वियसली आज का ये प्रोग्राम और आगे आइंदा आने वाले जितने प्रोग्राम्स हैं उनमें हुकूमत को टाइम ही देना है, पाकिस्तानी मीडिया ने भी, अवाम ने भी और अपोजिशन ने भी, क्योंकि अभी उनका ये टाइम स्टार्ट हुआ है और फर्स्ट 100 डेज़ जो है वो किसी भी काबीना के फर्स्ट टेस्ट ट्रायल डे होता है। यहाँ पर मुख्तलिफ आवाज़ें हैं अपोजिशन की तरफ से भी, एक अपोजिशन नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। खुर्शीद शाह साहब जो है आज बाज़ाब्ता तौर पर अपोजिशन लीडर बना दिए गए हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में आज का इस प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वादे मुख्तलिफ पार्टीज़ ने किए हैं किस हद तक वो अज़म रखते हैं और किस हद तक कैपेसिटी है उनके पास इनको डील करने की। आबिद शेर अली साहब अगर मेरे साथ है, आबिद साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आबिद साहब, ब्रेक से पहले जो है वो बात हुई चीफ जस्टिस के ऑफिस के हवाले से, पीपल्स पार्टी के सेनेटर सईद गनी साहब हैं, उनका कहना है कि बीइंग अ सेनेटर ऑफ पीपल्स पार्टी वो रिजेक्ट करेंगे। अभी इस बारे में कुछ सोच विचार हुई है कि कहा यह जा रहा है कि इस तरह चीफ जस्टिस ने एड्रेस किया, मतलब मैं उसकी डिटेल में जाना नहीं चाह रहा, लेकिन सईद गनी साहब ने जो है और पीपल्स पार्टी कॉन्ट्रोवर्शियल समझती है चीफ जस्टिस को, इसमें कोई शायद दूसरी राय ना हो। अब सबसे बड़ा मरला दिसंबर में आना है, पिटीशन गई हुई है कोर्ट के अंदर, तो आपको क्या लगता है कि इस कंट्रोवर्सी से बचने के लिए कोई प्लानिंग हो गई है? अभी हुकूमत ने भी सोचा है कि आप समझते हैं एक्सटेंशन जो है मिल जानी चाहिए, इसका फैसला हो गया है? देखें, कामरान शाहिद साहब इस प्रोग्राम में चीफ जस्टिस साहब की जात को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। जी जी। और अभी उनका मामला है, जब उनकी मुद्दत खत्म होगी तो ये तो बात फिर सेनेटर साहब करें, पढ़े लिखे आदमी है, सेनेट में बैठे हुए हैं, तो ये पहले परसीव ना करे किसी भी चीज को कि खाम ख्याली में इसको इशू बनाया जाए। जब ये वक्त आएगा तो ये मुनासिब वक्त पे बात की जाएगी, तो मैं समझता हूँ मुनासिब है, और जो रूल्स और रेगुलेशन कहते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि सईद गनी साहब को बिफोर टाइम के इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए जिससे एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये अभी मुनासिब टाइम है कि इस तरह की गुफ्तगू करने का। और वैसे भी टीवी शो पर जजेस का जिक्र करना या उनकी जात को लाना, तो मैं समझता हूँ कि ये शायद बड़ी गैर मुनासिब सी बात है। वो अपना काम कर रहे हैं, अदालतें अपना काम कर रही है, ये तो ये अदालती मामला है, ये जो इस पे आइन कहता है तो उसके मुताबिक इस पर बात होनी चाहिए।
तो ये मीरानी शाल के फोरम इस पर गुफ्तगू की। तो सेनेटर सईद गनी साहब, इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन है आप, तो अगर आबिद शेर अली साहब की सारी बात दुरुस्त मान ली जाए तो आपको ये जो आपने जो कहा है चीफ जस्टिस ने रिटर्निंग ऑफिसरों को खिताब किया, तो आप ट्रस्ट करें, वो खिताब करना उनका राइट है, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसरों में मजिस्ट्रेट भी होते हैं, उनकी ड्यूटियां अच्छे तरीके से परफॉर्म करने भी खिताब किया होगा, और उन्होंने ये तो नहीं कह दिया कि खुदा न खास्ता इसको। शाहिद साहब जजेज हैं सारे, सिविल जज। जी मैं यही कह रहा हूँ गनी साहब को। जी मैं यही कह रहा हूँ। जी गनी साहब, पहली बात तो ये कि एक्सटेंशन के मामले पे आपने जब मुझसे दोबारा मेरा मौक़िफ़ पूछा तो मैंने आपको राय अपनी दे दी। जहां तक बात है रिटर्निंग अफसरान की, देखें आइन में। अच्छा गनी साहब, मुझे थोड़ा सा 1 मिनट दीजिएगा, आप ही के मैं जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर से गुफ्तगू करने लगा हूँ, मखदूम अमीन फ़हीम साहब। मखदूम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, लेकिन आपकी आवाज़ बहुत ही आहिस्ता आ रही है, समझ में नहीं आएगी। अच्छा मखदूम साहब, अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कुछ आवाज़ क्लियर? अच्छा सर, मैंने आपसे बस 1-2 सवाल पूछने थे। एक तो आपसे ये कि आपने जो स्पीच की ना, उससे एक तरफ तो ये परसेप्शन उभरा कि रियल ऑपोजिशन जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, क्योंकि जावेद हाशमी साहब ने तो कुछ और ही कह दिया। लेकिन साथ ही आपने ये जो फरमाया कि आप एजेंसियों को मुबारकबाद दे रहे हैं, एक और इदारे को मुबारकबाद दे रहे हैं, तो बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि आपने नवाज शरीफ साहब की फतह को जो है वो एजेंसियों से मुबारकबाद से नथी करके ये किस तरह का आगाज किया है पीपल्स पार्टी की तरफ से? देखिए, जिस तरह से पंजाब का रिजल्ट आया है और जिस तरह से सिंध में इलेक्शन करवा रहे थे, और उससे जो है वाजे हुआ कि कोई गैबी ताकत है जो कि काम कर रही है। सिंध में एक इत्तेहाद बनाया गया था जिसमें कहते हैं कि 10 जमातों का इत्तेहाद बनाया है, और उसको आपकी मीडिया ने इस तरह उठाया जैसे कि कोई देव आसमान से उतर के आया है जो बिल्कुल खा जाएगा सबको। हालांकि उस 10 जमात का जो लीड कर रहा था वो जमात कर रही है जिसका कि शुरू से पैदाइश से जो है वो एजेंसी से ताल्लुक है। तो इस वो जमात आगे थी तो हमें यकीन हुआ कि एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। अच्छा, तो नहीं मखदूम साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पहले दिन आपने मुबारकबाद के साथ अगर ये आगाज किया, तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट करें कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक्सट्रीम हद तक जाएगी ऑपोजिशन करने में, या इश्यूज टू इश्यूज करेगी? क्योंकि पहले दिन मुबारकबाद के साथ आपने ये इंडिकेट कर दिया ना, इस हवाले से जरा बड़ी तशवीश है। अदा करेगी जी, और हम किसी भी अच्छे काम की मुखालफत नहीं करेंगे, ठीक है। जहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे जो है वो बात अच्छी नहीं है तो हम दबा के मुखालफत करेंगे। अच्छा सर, मुझे एक बात और बता दीजिए कि PMLN की लीडरशिप जो है वो बड़ी खासी फिक्रमंद नजर आती है इस वक्त, क्योंकि उनका कहना यह है कि पीपल्स पार्टी ने छोड़ा ही कुछ नहीं खजाने में, और सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक भी जो है बैरूनी कर्जों का बोझ ही जो है वो 60 अरब 87 करोड़ डॉलर है, और अंदरूनी कर्जे जो है उनकी मालियत 8800 अरब से भी ऊपर तजावज कर गई है। तो ये खसारा है पीपल्स पार्टी का जो अब नून लीग को संभालना पड़ेगा। मखदूम साहब भाई, आप बोले जा रहे थे, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी, मुझे समझ नहीं आया कि अपना क्या सवाल। अच्छा, मैं दोबारा आपसे पूछता हूं, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? आपके टेलीफोन में कुछ है, सिस्टम में कोई? अच्छा, अब आपको मखदूम साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, इस वक्त आ रही है। पहले जो बात की, अच्छा, मैं रिपीट करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उनका ये मानना है कि अब वो बड़े खासे फिक्रमंद है, क्योंकि उन्होंने जब खजाने की हालत देखी है तो वो कहते हैं खजाने में छोड़ा है कुछ नहीं पीपल्स पार्टी ने। मसलन 87 करोड़ डॉलर का तो अंदरूनी कर्जा। मैं आपकी बिल्कुल आवाज समझ नहीं सक रहा। आप जो पहले बात करते वो क्लियर आती है, बाद में तो नहीं आती। चले, मखदूम साहब को दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं। मखदूम साहब को दोबारा बनाने की कोशिश करें। जी सेनेटर गनी साहब, आपसे सवाल वही, आपने जजेस को कॉन्ट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की है। देखें, मैं एक तो सीनियर कोई पार्लियामेंटेरियन नहीं हूँ, मुझे तो भी 1 साल हुआ है सेनेट में, आबिद साहब मुझसे ज़्यादा पुराने हैं जी। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि अगर आप आइन को उठाकर पढ़ें तो आइन में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का एक अलग चैप्टर है, उसकी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, इसी तरह इलेक्शन कमीशन का भी एक अलग से चैप्टर है, और वो किसी के मातहत नहीं है, वो अदालतों के भी मातहत नहीं है। और जो रिटर्निंग अफसरान जब अपॉइंट हो जाते हैं तो वो अदालत के तहत काम नहीं करते हैं, वो इलेक्शन कमीशन के मातहत हो जाते हैं, और फिर वो पाबंद होते हैं इलेक्शन कमीशन के अहकामात मानने के, और जो फ़राइज़ उनको इलेक्शन कमीशन सौंपे वो उसको उसी अंदाज में काम करें। वो किसी भी तरह से अदालतों को जवाबदेह नहीं होते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो। तो चीफ जस्टिस साहब का उनसे खिताब करना ये कोई उनका हक नहीं बनता था। ये मैंने बिल्कुल बिला टोक और दड़ले से कहा सेनेट में, और बार बार कहा कि ये वो गलत कर रहे हैं, जिसको पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी सेकंड किया, और बहुत सारी जो हमारी बार काउंसिल से उन्होंने सपोर्ट किया कि ये गलत कर रहे हैं। आरिफ अलवी साहब, अगर कोई फर्द जी आरिफ अलवी साहब, आपकी पार्टी जो है ना, मैं आपकी बात आ गई, किसी बड़े ओहदे पर बैठा हो,
और अगर वो कोई ऐसा काम करे जो आइन से मुतसादिम हो, ठीक है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि वो अच्छा आरिफ अलवी साहब, आपकी पार्टी में से ये परसेप्शन कुछ सेक्शन से उभरता है कि वो लोग बड़े डिस्टर्ब है कि चीफ जस्टिस साहब जो है वैसे तो आज खुद नोटिस ले लेते हैं टमाटरों के निर्ख बढ़ने पे, लेकिन आप लोगों ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर दिया, कभी 4 हल्कों में इलेक्शंस की बात करें, कभी 25 हल्कों में, उसमें कोई आज खुद नोटिस नहीं आया। तो आपकी ऑफिशियल पॉलिसी क्या है? आपको तो चीफ जस्टिस से कोई इशू नहीं ना, हम तो उन पर ट्रस्ट करते हैं कि आपको भी कोई इशू है इसके, इस तरह गनी साहब को है। देखिए, मैं आपसे ये अर्ज करूं कि मैं ये समझता था कि हमने अपील भी की थी चीफ जस्टिस साहब से कि सो मोटो एक्शन ले कराची के हवाले से, और मैं आपके सामने क्लेम कर रहा हूं और गलत नहीं कर रहा हूं कि पाकिस्तान की तारीख में जो धांधली के हिसाब से एविडेंस है सबसे ज़्यादा, यानी पिछले 60 साल की तारीख में, और ये जो कराची में हुआ है इस एविडेंस के, ये एविडेंस भारी है। वीडियोज़ हैं, FIRs हैं, सैकड़ों की तादाद में FIRs हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद कटवाई हैं, वीडियोस हैं और सब कुछ। तो हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब सो मोटो एक्शन लेंगे, मगर हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं क्योंकि हम ये समझते हैं कि यह हमारा हक है कि मुनसिफाना इंतखाबात होने चाहिए। मगर मैंडेट को हम यूँ रिकग्नाइज कर रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान एक मस्बत एतबार से चल रहा है, और हमारी कराची की सीटों पर अगर रीपोलिंग भी हो जाए या 25 पर हो जाए तो मुस्लिम लीग की इतनी अक्सरियत है कि हम वो मैंडेट वैसे भी रिकग्नाइज कर रहे हैं। मगर चीफ जस्टिस साहब के सिलसिले में जो बताइए, चीफ जस्टिस साहब के सिलसिले में जो आपने बात कही है, वो आप ये समझ लीजिए कि देखिए एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये महसूस करती है हमेशा कि ये एक्सटेंशन नहीं होने चाहिए, नया ब्लड आता रहे ताकि एक टर्नओवर अच्छा हो। मगर एट द सेम टाइम किसी वजह से अगर एक्सटेंशन हो, उसकी वजूहात दी जाए तब उस पर बात होगी। इस तरह से गुफ्तगू करना चीफ जस्टिस साहब की पर्सनालिटी को कंट्रोवर्शियल बनाने के मुतरादिफ है, जिसके लिए मैं फिल वक्त नहीं तैयार हूं, और अभी भी पूरा तकरीबन 6-7 महीने मौजूद हैं, उसके अंदर बात हो सकती है। मगर एक बात आपने गुफ्तगू में कही जिसको मैं समझना चाहता हूं, आपने ये फिर कहा अपनी गुफ्तगू के अंदर कि जावेद हाशमी साहब की तकरीर और मखदूम अमीन फ़हीम की तकरीर से ये अक्कासी होती है कि कौन अपोजिशन बनेगा कौन नहीं बनेगा। उन तकरीरों के चंद अल्फाज की बुनियाद पर अगर आप ये प्रिज्यूम करेंगे तो ये मैं समझता हूं मेरी क्या जिसारत के मैं कॉल नहीं है। आरिफ साहब, मेरी कोई जिसारत ही नहीं, मैं ये कोई जजमेंट कॉल नहीं है। मतलब ये अपोजिशन देखिए, मिसाल के तौर पर PMLN ने भी की और पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट के आपका पॉइंट आ गया, चंद सालों के अंदर। मेरी अर्ज सुन ले, मैंने कोई जजमेंट पास नहीं की, मैंने कहा जी लोगों में परसेप्शन उभरी, कॉलम्स लिखे गए, वो परसेप्शन आपके सामने रखिए, मेरी जाती राय तो आपको पता ही नहीं इस इशू पे क्या है। वो तो जावेद हाशमी साहब ने एक बात कही है, वो तो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, हमारा हमारी पार्लियामेंट्री लीडर अभी आए नहीं है वहां पर। तो एक बात कही है, उससे पूरे अपोजिशन के मुस्तकबिल के एतबार से जावेद हाशमी साहब की बात को जो है वो पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात ना समझा जाए, वो अलग बात कर लीजिए, ठीक है, वो अलग बात कर लीजिए कि क्यों कहा, मगर वो अपोजिशन की पूरी कहानी नहीं बताता। आबिद शेर अली साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। अच्छा, मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं ब्रेक से पहले। जब से मियां साहब ने जो है प्राइम मिनिस्टर बने तो खासे फिक्रमंद नजर आते हैं, और परसेप्शन ये उभर रहा है आपकी पार्टी की तरफ से कि वाकई पीपल्स पार्टी ने जो है वो ना खजाने में कुछ छोड़ा और ना तवानाई बहरान के लिए कुछ किया। तो ये चैलेंज इतने बड़े हैं कि अब आपको ऐसा लग रहा है शायद कि 5 साल भी कम है जितने बड़े बड़े चैलेंजेस या खसारे जो है पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ के गई आपके लिए। क्या ये परसेप्शन जो मियां साहब की बॉडी लैंग्वेज से बन रहा है और आपकी पार्टी से, ये दुरुस्त है या नहीं? इसमें मैं आपसे सवाल पूछूंगा प्रोग्राम में ब्रेक के बाद, और वापस आके दूसरे पैनलिस्ट से भी गुफ्तगू करेंगे। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम में बहुत वार्म वेलकम। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के फ्यूचर की, आज के पाकिस्तान की, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी टीम को आज पहली दफ़ा उतारा है। वफाकी वज़रा और बशीरान की टीम है। और आबिद शेर अली साहब, आपके लिए एक मैं सवाल छोड़ के गया था कि जितनी फिक्रमंद PMLN की क़यादत नजर आ रही है, तो क्या पीपल्स पार्टी ने कुछ आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा खसारा डैमेज कर दिया खजाने को, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज है नून लीग की क़यादत की इस वक्त? देखिए कामरान साहब, कोई फूलों की छेई तो है नहीं है, जगह जगह पे कांटे बिखरे हुए हैं, और जिस तरह कौम का और कौमी अदारों का शराजा बखेरा गया है, जिस तरह अदारों की तजलील और कौमी खजाने की लूट मार की है, कि मैं नहीं कह रहा आप सुप्रीम कोर्ट के दरो दीवार पे जाके पढ़ लें, ये रोज़े रोशन की तरह लिखा हुआ है कि इस हुकूमत ने क्या किया है। लेकिन अब जो भी इन्होंने किया है, इनके सरकर्दा गुनाह हैं जो भी हैं, लेकिन हम पुरज़म हैं, और जो भी तकलीफ हैं, मसाइल हैं, इंशाअल्लाह ताला कौम को इत्माद में लेकर इंशाअल्लाह ताला ये जो जिन छोड़ा है ये पीपल्स पार्टी ने कौम के लिए और उनके इत्तेहादियों ने,
तो इंशाअल्लाह ताला अनकरीब अपनी पॉलिसियों से, अपनी मेहनत से, काबिज से जिनको बोतल में डालेंगे। और कामरान साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, जो मियां नवाज शरीफ साहब के चेहरे पे आपकी परेशानी नजर आती है, वो कौम की एक फिक्र है। उनको वो उनका दिल करता है, कुर्ता है अंदर से कि पाकिस्तान को जो हाल किया गया है, अंदरूनी और बैरूनी जो मुसीबतों का शिकार है पाकिस्तान, उनसे भी निकलना है। ठीक है, बात हुकूमत करने के लिए पाकिस्तान को एक ठीक है। आबिद साहब, ये आपका पॉइंट आ गया, ये आपका। मखदूम साहब, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी, अभी आ रही है। अच्छा मखदूम साहब, नवाज शरीफ साहब ने जब से इक़्तिदार संभाला एज अ प्राइम मिनिस्टर, उनकी बॉडी लैंग्वेज से फिक्रमंदी उनके चेहरे पे है। आप अभी उनके पार्लियामेंटेरियन की बात भी सुने थे आबिद साहब की, वो कहते हैं जी छोड़ा ही कुछ नहीं है इस खजाने में और कांटों की सेज है। इतने बुरे हालात रहे मखदूम साहब, आपकी पार्टी ने जो इक़्तिदार हवाले किया नवाज शरीफ साहब के, संभालना मुश्किल हुआ हुआ इस वक्त मुल्क को? देखिए, हमारी पार्टी पे बोझ डालने के बजाय आप देखें कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द के हालात क्या हैं, पाकिस्तान के अपर और साइडों में जो कंट्रीज हैं वहां से क्या क्या वाइब्स आ रही हैं। और ये एक पार्टी पे ब्लेम करना, मैं नवाज शरीफ को भी ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि उनके सामने भी बहुत सारी जो है वो बहुत सारे इश्यूज हैं जो उनको हैंडल करने हैं, यकीनन सीरियस इश्यूज हैं, तो उनको वो करें। उनके जहां भी पाकिस्तान के हक में वो काम करेंगे, हम उनको फुल सपोर्ट करेंगे। मेरा बस आपसे आखिरी सवाल है सर, क्योंकि पिटीशन फाइल हो चुकी है चीफ जस्टिस साहब की एक्सटेंशन के हवाले से, पीपल्स पार्टी का कोई मौकफ सामने इस पे आया है कि अगर दिसंबर के बाद उनको एक्सटेंशन मिलती है उन 18 माह की जो उन्होंने गुजारे असीरी में या नजरबंदी में, तो कोई आप बीइंग हेड ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, पीपल्स पार्टी क्या करेगी? देखिए, ये इशू ऐसा है कि मैं इंडिविजुअली उस पर कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। उसमें जो है वो पार्टी कि सारी जो है वो पार्टी की जो अहम रैंक्स हैं वो बैठ के बात करेंगे, तो हम एक ऑफिशियल वर्जन देंगे। लेकिन अगर मेरा ख्याल पूछेंगे जाती, तो मैं समझता हूँ कि फिर तो पाकिस्तान में हर किसी को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। अगर चीफ जस्टिस साहब को मिलती है तो जो गरीब लोग हैं उनको भी 1-1, 2-2 साल, 1.5 साल की एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मखदूम अमीन फ़हीम साहब, सब मौजूद थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सरबराह। आरिफ अलवी साहब, जो मुश्किलात नवाज शरीफ साहब के फरमा रहे हैं, क्या वही मुश्किलात आपको खैबर पख्तूनख्वा में भी मिली हैं, या आप समझते हैं कि नहीं वहाँ हालात थोड़े बेहतर थे जो आपने चार्ज संभाला है वहाँ पे? वहाँ बेहतर तो नहीं थे, वहाँ और भी ख़राब थे, क्योंकि वहाँ दहशतगर्दी के एतबार से और मसाइल के एतबार से सबसे ज़्यादा लॉस ऑफ लाइज हमारे सोल्जर्स की और हमारे सिविलियंस की उसी प्रोविंस के अंदर हुई है। तो वहाँ तो हालात सारे पाकिस्तान के मुकाबले में सिक्योरिटी के एतबार से और भी ख़राब हैं। अच्छा, जो बात आपने कही मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही, जैसे आबिद शेर अली साहब ने पॉइंट आउट किया कि ख़जाने खाली हैं, और लिहाजा प्रायोरिटीज़ के एतबार से मैं समझता हूँ 4 प्रायोरिटीज़ हैं जिसके अंदर हम कोऑपरेशन भी करेंगे ज़रूर, और मैं समझता हूँ PMLN के लिए जरूरी है। एक तो मैं ये अर्ज करूं आपसे कि ये 100 दिन का एक हनीमून पीरियड होगा। हनीमून इस माना करके मैं कहता हूं, पहले भी मैं कह चुका हूं कि जिसके अंदर कौम जो है वो ड्रास्टिक फैसले एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होती है, इसके बाद वो मौका नहीं देगी। तो मैं एनकरेज करूंगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कि जो भारी फैसले लेने हैं, अगर कौम ने अपनी कमर कसनी है, तैयारी करनी है, तो वो करना चाहिए। रिसोर्स मोबिलाइजेशन बहुत अहम चीज है। देखो, पैसा नहीं होगा तो पैसे मांगते रहेंगे, बाहर से भीख मांगते रहेंगे, और ये पैसा बड़े महंगा मिलता है। अच्छा, जो कर्जे आपने बताए बैरूनी कर्जे, वो तो फिर भी कम मार्कअप के हैं, जो हम डोमेस्टिक लेते हैं वो बहुत बड़े मार्कअप से हम लेते हैं, तो बहुत बुरा हाल है। लिहाजा रिसोर्स मोबिलाइजेशन के बगैर नहीं होगा। दूसरी चीज मैं समझता हूं कि दहशतगर्दी और वॉर एंड टेरर से निकलना है। तीसरी चीज मैं समझता हूं एनर्जी है। और चौथी चीज मैं जरूर इस बात पर आऊंगा कि देखो, फॉरेन अफेयर्स के एतबार से हिना रब्बानी खर साहिबा को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया, शी वॉज अ नोविस, बट बाहर जाकर कम से कम इतने ट्रिप्स होंगे, तो मैं यकीनन समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब ने अभी फैसला नहीं किया तो कुछ दिनों में करना पड़ेगा। इसी तरह से डिफेंस के मामला, लेकिन आरिफ अलवी साहब हिना रब्बानी खर साहिबा का भी तो ये परसेप्शन था ना कि मुतल्लिक वो सिर्फ ट्रिप्स ही कर रही है, फॉरेन विजिट के फॉरेन पॉलिसी वो नहीं चला रही। तो बाइख्तियार वजीर खारजा होना चाहिए, ना कि कॉस्मेटिक जो कि लोग समझते हैं। बिल्कुल होना चाहिए। मैं कहता हूं कि ना होने से बेहतर है हिना रब्बानी खर, मगर एक बाख्तियार बेनतहा, क्योंकि जो इंडियन ऑफिशियल्स भी जो है वो भी सीरियसली लिया करते थे, उनको कहते थे कि इनके पास तो है ही कुछ नहीं पावर करने की। बाकी वो ये फैशन वगैरह उनका काफी मीडिया ने रिपोर्ट किया, लेकिन मैं आबिद शेर अली साहब के पास जाऊंगा, आप वजह फरमाने जी। आबिद जी, आरिफ साहब, अच्छा आबिद शेर अली साहब, मुझे एक बात बता दीजिए कि देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था जो मेरे जेहन से इधर उधर हो गया, दोबारा आपको वापस आता हूँ। सेनेटर गनी साहब ओन करते हैं आप इस बात को कि कांटों की सेज दे के जा रहे हैं आप मुस्लिम लीग नून को? कामरान, जब हमारी हुकूमत आई थी 2008 में, तो उस वक्त वजीर खजाना जो है इतफाक से इसाक डार साहब थे,
और उन्होंने जो बयानात उस वक्त दिए थे, अगर आप निकाल लें तो वो आपको सारी सूरत हाल बता देंगे कि हमें किस हालत में मईशत मिली थी और हमने किस तरह वो चलाई। ये अलग बात है कि PMLN हुकूमत से जब छोड़ के गए तो उन्होंने कहा कि जजेस को बहाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं पूरे यकीन से इस बात को समझता हूँ कि जो मईशत की हालत इसहाक डार साहब ने देखी, उन्हें ये यकीन था कि ये हुकूमत 6 महीने से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकेगी। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मुसीबतें इस मुल्क पर आई, तो आपने उसको किया फिर। अच्छा, मैं उस पर आपको चैलेंज नहीं कर रहा, मुझे गनी साहब 1 मिनट के लिए जाने दीजिए, मुझे वो सवाल ज़हन में आ गया जो मैं पूछना चाह रहा हूँ आबिद साहब से। आपका पॉइंट, आबिद साहब अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, जब बात मईशत की होती है तो ऑब्वियसली कराची इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस, आपका कमर्शियल हब है, टैक्स की कलेक्शन वहाँ पे होती है और बड़ा कुछ होता है वहाँ पे। अब MQM ने आपको खैर सिगाली के तौर पे जहाँ पे वोट देने का ऐलान किया था प्राइम मिनिस्टर साहब को, वहाँ उन्होंने उसी दिन स्पीच करते हुए ये भी कह दिया कि हमारे 4 लोग जो है वो मर गए हैं, वहाँ पे उनकी हलाकतें हुई हैं वहाँ पे। अब MQM से आपका एक तारीखी तनाजुर में ताल्लुक रहा है, जब भी आप हुकूमत में MQM वाले कहते हैं हमारे खिलाफ ऑपरेशन होता है, अब क्या किस तरह की वहाँ पे आप लोगों की वेवलेंथ बनेगी MQM के साथ? क्या गवर्नर सिंध आप उनका एक्सेप्ट करेंगे तो उसके बाद मुफाहमत होगी, या आप समझते हैं गवर्नर सिंध आपका आएगा इसके बावजूद मुफाहमत होगी और उसके तरीके कुछ और है MQM के साथ चैनलाइज करने के? देखिए कामरान शाहिद साहब, हमने अपनी प्रायोरिटीज सेट की हुई है जी। हम ना कुछ देन में और लेन में अपनी प्रायोरिटीज को नहीं लाते कि सौदेबाजी तो हमने करनी नहीं है किसी से भी। हम चाहते हैं कि खामोश तफसील के साथ, ये देखिए जिन जिन पार्टीज ने मिलिटेंट विंग्स बनाए हुए वहाँ पर, आप JIT रिपोर्ट्स ले लें, वहाँ पर जो टारगेट किलिंग्स की गई वो आपको भी पता है, और जुल्फकार मिर्जा का कुरान उठाना और उसके बाद MQM का एक दूसरे इन पर इल्जाम तराशी करना, ये कोई झुकी छुपी बातें नहीं है, ये मीडिया। अभी साहब की हुकूमत नहीं, वहाँ पे आप करेंगे क्या? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। जी लेट मी कंप्लीट। इसमें हर चीज रिकॉर्ड का हिस्सा है। हम भरपूर किस्म का सफाई लॉ एंड ऑर्डर की को मेंटेन करने के लिए हुकूमत का साथ देंगे। अगर इनके बस में नहीं रहेगा तो फिर जाहिर है कि वफाक की जिम्मेदारी बनती है कि सूबे में अमन कायम करें। और कराची पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है, हम कराची के लोगों का सुकून हरगिज बर्बाद नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हम एक सेकंड, हम वहाँ पर हरगिज लाशें नहीं ठीक है। ये तो किबला पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और उनके अलाई है। हम अच्छा, मुझे आप साहब एक बात का जवाब देना। प्रैक्टिकल बात यह है कि इससे पहले 5 साल सिंध में MQM और पीपल्स पार्टी हुकूमत रही और बकौल आपके जो है वो हालात ठीक नहीं हुए, तो अब हुकूमत होने की हुकूमत आपकी नहीं है वहाँ पे, तो अब वो आप अगर ये अगर खुदा ना खास्ता फिर नाकाम हो गए सिंध के अंदर, MQM तो खैर अब अपोजिशन में जा रही है, पीपल्स पार्टी अगर नाकाम हो जाती है तो आप क्या करेंगे? असले के लिए खत्म करने के ऑपरेशन क्लीन अप करेंगे, रेंजर्स का ऑपरेशन करेंगे क्या? कोई जेहन में सोचा है? कामरान शाहिद साहब, इस फाइनेंशियल हब को बचाने के लिए पहले तो पीपल्स पार्टी को चाहिए डायलॉग करें, मिलिटेंट विंग्स को अनाम करें और उसके बाद इनको डिसार्म करके उसके बाद ये अपना लाहे अमल तैयार करें। जब तक ये अपनी पॉलिसी वजह नहीं करती तो वफाक तो जाहिर है फिर अपना रोल प्ले करेगा, हर सूरत में इंशाल्लाह करेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये फिर ना कहेंगे जी कि सूबाई वक़्त मुख्तारी पर डाका। बहुत शुक्रिया आबिश अली साहब, बहुत शुक्रिया मखदूम अमीन फ़हीम साहब, सेनेटर सईद गनी साहब, आरिफ अलवी साहब, याज मीर साहब और अब्दुल कादिर साहब का। 100 डेज का ऑब्वियसली ग्रेस पीरियड होता है हर हुकूमत के पास। आज काबीना जो है मैदान में आई है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की। हम बड़े पॉजिटिव एंड पे उनसे उम्मीद रखते हैं कि जितने वेटरन लीडर्स और पॉलिटिशियंस हैं उनकी काबीना में, उनको देखते हुए कि जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के, आफ्टर ऑल उन्होंने ही उनको जो है वो दावा किया इलेक्शन से पहले, उसको ठीक करने का उन्होंने ठीक करना है और हम उम्मीद भी रखते हैं वो ठीक करेंगे। फर्स्ट 100 डेज में डायरेक्शन चलेगी पता PMLN की हुकूमत की और बाकी सूबाई हुकूमतों की भी। हमें कल तक के लिए इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए।